नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के समाजशास्त्र के पेपर नंबर 3 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बात करें पेपर नंबर 3 का नाम है विकास और नियोजन का समाजशास्त्र। ठीक है, क्या विकास और नियोजन का समाजशास्त्र, ये आपके पेपर नंबर 3 का नाम है। एक बार जरूर देख लीजिएगा और इसमें हम खंड बा वाले सेक्शन को कवर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है, जिसको हम लघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। बस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, हमको ध्यान से सुनते रहना है और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि विकसित समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, कुछ विशेषताएं बताई हैं जो विकसित समाज होते हैं। तो देखिए, पहले दो चीज होती हैं, एक तो विकसित समाज होता है, एक विकासशील समाज होता है। तो जो विकसित समाज होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो डेवलप हो चुका होता है, मतलब जितना उसको डेवलप होना था, जितना उसको बढ़ना था, ठीक है, वो हो चुका होता है, विकास वो कर चुका होता है। और एक होता है विकासशील। विकासशील समाज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, अर्ध विकसित समाज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या अर्ध विकास विकसित समाज के नाम से जानते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपसे विकसित समाज के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि कुछ विचारकों के अनुसार विकसित समाज से तात्पर्य उन समाजों से लगाया जाता है जहां प्राकृतिक संसाधन तथा जनसंख्या के घनत्व, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्राकृतिक संसाधन तथा जनसंख्या के घनत्व में अनुपात उचित हो, उसको हम क्या कह देते हैं, विकसित समाज कह देते हैं। कुछ विचारकों ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकसित समाज की व्याख्या की, मतलब किसी भी समाज की प्रति व्यक्ति आय कितनी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो विकसित समाज की जो है व्याख्या करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको लिखना होगा सामान्य रूप से समाज का वह प्रकार जहां पर क्या पाया जाता हो मेरे प्यारे दोस्त, औद्योगिकीकरण की तीव्र गति हो, ठीक है, नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो तथा साक्षरता का अनुपात औसत से अधिक हो, उसे विकसित समाज माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो तीन प्रकार से यहाँ पे बताया गया। पहला तो ये बताया गया कि जो है प्राकृतिक संसाधन और जो जनसंख्या घनत्व होता है इनका उचित अनुपात हो। दूसरा ये बताया गया कि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि अगर किसी समाज के प्रति व्यक्ति आय को जो है लेकर के वो विकसित समाज का निर्धारण करते हैं। और यहाँ पे एक ये भी बताया गया है कि औद्योगिकीकरण तीव्र हो, नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो और साक्षरता का अनुपात जो है वो औसत से अधिक हो, उसको हम विकसित समाज कह देते हैं। अब चलिए, जो मेन क्वेश्चन था, पूछ रहा था कि विकसित समाज की विशेषताएं आपको बतानी थी, तो हेडिंग आप डालेंगे विकसित समाज की विशेषताएं। इसमें आप लिखेंगे विकसित समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता बताई गई है, अधिकांश जनसंख्या कृषियेतर कार्यों में लगी होती है। ठीक है, कृषियेतर मतलब कृषि से जुड़े कार्य जितने होते हैं उनमें लगी होती है। दूसरा बताया गया है जनसंख्या घनत्व समान होता है। सामान्य मतलब कि मोटी मोटा सबके पास एक, मान लीजिए कि अच्छी खासी जमीन जायदाद होती है। ठीक है, जमीन होती है। तीसरा बताया गया है जनसंख्या घनत्व तथा आर्थिक विकास में सामंजस्य होता है। आर्थिक विकास मतलब रुपए पैसे अच्छे खासे होते हैं। जनसंख्या घनत्व तो आप समझ ही गए, जमीन वगैरह होती है और रुपए पैसे भी अच्छे खासे होते हैं। चौथा बताया गया है प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, मतलब प्रति व्यक्ति आय जो एक आदमी कमाता है वो ज़्यादा होता है। यही कारण है कि लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है। ठीक है, और यही कारण है कि जब, भाई सीधी सी बात है कि जमीन जायदाद हो, आपके पास पैसे हों, ठीक है, और प्रत्येक आदमी कमा भी रहा हो अच्छा खासा पैसा, तो लोगों का रहन सहन बदल जाता है, अच्छा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं थी कितनी, चार। ठीक है, पांचवी विशेषता देखें तो बताया गया है कि आय का प्रमुख भाग विनियोजन पर खर्च होता है, मतलब कहीं ना कहीं पे वो फिर से रुपया लगा देते हो। ठीक है, मतलब इन्वेस्ट में लग रहा हो। ठीक है, जिसके कारण उत्पादन की मात्रा तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। छठा बताते हैं कि सामाजिक जीवन में संघर्ष स्तरों उन्नयन के लिए होता है, मतलब यहाँ पे बताते हैं कि जो सामाजिक संघर्ष होगा जिस समाज में, ठीक है, सामाजिक जीवन में जो संघर्ष होगा वो स्तरों उन्नयन, उन्नयन का मतलब ये हुआ कि वो अपने स्तर से और भी ऊंचा उठने के लिए चाह रहे हैं कि और भी हम थोड़ा पैसा वैसा कमा ले, थोड़े और ऊंचे हो जाएं, तो उसके लिए जो है संघर्ष होता रहता है। सातवां बताते हैं विशेषता कि कृषि कार्य में नए नए उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, नए नए उपकरण, जैसे कि पहले गेहूं हाथ से काटा जाता था, लेकिन अब देखिए काटने, गेहूं काटने, बांधने, ठीक है, ये सब मशीनें आ गई धीरे धीरे करके। आगे लिखते हैं कि खाद्यान्नों को बेचने के लिए उचित बाजार का प्रबंधन होता है। ठीक है, मतलब उनको ऐसा नहीं कि औने पौने बेच दे रहे हैं उठा के, जैसे जो एक उचित दाम होता है उनकी फसल का, जो कुछ भी होता है उसका जो है उन्हें एक उचित दाम मिलता है जितना उनको चाहिए। ठीक है, आठवां यहाँ पे बताते हैं, आठवीं विशेषता की जन्म दर तथा मृत्यु दर औसत है, मतलब जो पैदा होने वाले लड़कों की संख्या है वो भी लगभग ठीक ठाक है और जो मर रहे हैं उनकी भी ठीक ठाक है। पोषण तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। पोषण तत्व का मतलब ये हुआ कि कोई बीमार उमार ज्यादातर नहीं होता है। भाई जहाँ पे आपको खाने को ही नहीं मिलेगा
रहेगा तो आप कहाँ से स्वस्थ रह पाएंगे। तो वो भी जो है एक अच्छा खासा होता है। 9वां लिखते हैं कि शिक्षा की उचित व्यवस्था पाई जाती है, मतलब वहाँ पे पढ़ाई की जो भी है व्यवस्था होती है वो ठीक ठाक होती है। साक्षरता दर अधिक होती है, मतलब पढ़े लिखे लोग जो है समाज में ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। 10वीं विशेषता बताई गई है स्त्रियों के प्रतिस्थिति संतोषजनक होती है, मतलब बता रहे हैं कि वहाँ पे स्त्रियों को भी एक भरपूर मौका दिया जाता है उनको आगे बढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए, सब कुछ बाकायदा। 11 बताते हैं सामाजिक नियंत्रण के साधन औपचारिक हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों सामाजिक नियंत्रण, मतलब जो आपका समाज में एक नियंत्रण है, कोई गलत काम नहीं कर पा रहा है, चोरी नहीं कर पा रहा है, कोई किसी को मार पीट नहीं पा रहा है, वो कैसा होता है औपचारिक, मतलब कानूनी होता है, कानून की महत्ता पाई जाती है वहाँ पे जो है नियम कानून ज़्यादा माने जाते हैं। 12 बताया गया है इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, क्या इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी विकास के साधन अधिक सुलभ है, मतलब कह रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो अच्छे से कर सकते हैं, या प्रौद्योगिकी संबंधित कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो आराम से आप कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छे खासे साधन पाए जाते हैं। 15 नंबर जो विशेषता बताया गया वो बताया गया अर्जित प्रतिस्थिति की महत्ता होती है, मतलब वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करते हैं, अपने पास लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। 16 नंबर बताते हैं चरम अंशों का विशेषीकरण जीवन के प्रत्येक पहलू में पाया जाता है, मतलब कह रहे हैं कि जितने भी वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं उतना पूरा डेवलप करते हैं एक तरीके से, अगर आप मोटी मोटी भाषा में समझना चाहें, ठीक है। यहाँ पे 17 नंबर बताते हैं नौकरशाही का विकसित रूप पाया जाता है। नौकरशाही का मतलब ये हुआ कि जो नौकरी करते हैं उनको उनका विकसित रूप पाया जाता है, कि मतलब जितनी उनकी सैलरी होनी चाहिए वो उचित मात्रा में है, ऐसा नहीं कि कटौती हो रही है, उनको सेवाएं दी जा रही, सुविधाएं दी जा रही, तो वो जो है वो होता है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न यहीं पे पूछ रहा है आपसे कि विकासशील समाज की अवधारणा दीजिए तथा प्रौद्योगिकी विशेषताएं बताइए। 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला तो हम यहाँ पे बताएंगे कि विकासशील समाज होता क्या है। अभी मैंने बताया था एक विकसित समाज होता है, एक विकासशील समाज होता है। तो यहाँ पे लिखते भी हैं कि विकासशील समाज वह समाज है जहाँ आर्थिक विकास की प्रक्रिया अधिक नवीन है, मतलब कह रहे हैं कि जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है वो कुछ ज़्यादा नई है, नवीन का मतलब होता है नई ही है, ठीक है। आगे लिखते हैं वैसे इन समाज में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है। कैसी होती है मेरे भाई दोस्त, जो औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी होती है, स्लो चलते हैं। यही कारण है कि भौतिक संस्कृति का विकास इन समाजों में या तो धीमी रह रहा है या नहीं के बराबर रहा है, ठीक है। तो मतलब या तो धीमी ही पाया जाता है या तो बिल्कुल ना के बराबर पाया जाता है। यहाँ पे आगे लिखते हैं कि समान दशा का बोध, क्या मेरे प्यारे दोस्त, समान दशा का बोध कराने के लिए विकासशील तथा अर्ध विकसित शब्दों का मिला जुला प्रयोग विचारकों द्वारा होता रहा है। मतलब कह रहे हैं कि आप विकासशील समाज कहें या कह सकते हैं अर्ध विकसित समाज, दोनों का जो अर्थ होगा वो लगभग जो है बराबर ही मिलता जुलता पाया जाएगा, अलग नहीं पाया जाएगा, ठीक है। आगे लिखते हैं वैसे विकासशील समाज से तात्पर्य उस समाज से है जो अर्ध विकसित है तथा विकास के लिए प्रयत्नशील है। मतलब कह रहे हैं कि हम विकासशील उस समाज को कहेंगे जो, पहली बात तो अर्ध विकसित है, पूरा विकसित नहीं हुआ अभी, और अभी भी वो विकास की ओर बढ़ रहा है, विकासशील है अभी, मतलब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है विकसित होने के लिए, तो उसको हम जो है विकासशील समाज या विकासशील देश कह देते हैं। एक परिभाषा में कहा गया है, क्या कहा गया है मेरे प्यारे दोस्त, कि एक विकासशील अथवा अर्ध विकसित देश हुआ है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी यूरोप के देशों के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से कम है, ठीक है। मतलब एक बताते हैं, एक परिभाषा में ये लिखा गया है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोप के जो प्रति व्यक्ति आय है, वहाँ की आय से अगर किसी समाज के व्यक्ति की आय कम है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो क्या है, कम है, तो उसको हम क्या मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, उसको विकासशील समाज या अर्ध विकसित समाज मान लेंगे। आगे लिखते हैं J.R. हिक्स, क्या मेरे प्यारे दोस्त, J.R. हिक्स ने कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेसाइकल में विकासशील समाज की व्याख्या करते हुए लिखा है, क्या लिखा है, कि एक विकासशील देश वह है जिसमें प्रविधिक तथा मौद्रिक साधनों की मात्रा उत्पादन एवं बचत के वास्तविक स्तर के समान ही निम्न है। कैसी है मेरे प्यारे दोस्त, वास्तविक स्तर के समान ही क्या है, निम्न है, जिसका परिणाम यह होता है कि श्रमिक को पुरस्कार, जिसे हम वेतन कहते हैं, बहुत कम मिल पाता है, ठीक है। तो मतलब वहाँ के लोग जो परिश्रम करते हैं, जो श्रमिक हैं, जो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा उनको मिल नहीं पाता है, ठीक है। आगे लिखते हैं कि इस व्याख्या से यह स्पष्ट किया गया है कि प्रविधिक समाज प्रविधिक विकास की पूर्णावस्था में श्रमिकों को अपने परिश्रम के लिए जो
पारितोषिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पारितोषिक या वेतन जिसे कहते हैं मिलना चाहिए। जब उन्हें नहीं मिलता है तो उस दशा में जो समाज होगा उसे विकासशील समाज कहा जाएगा। मतलब कह रहे हैं कि अगर ऊपर वाली जो परिभाषा दी गई है, अगर उसको हम देखें तो वहाँ पे इससे हम मतलब निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कहीं का मजदूर है, लेबर है, ठीक है, या कोई भी है, नौकरी करने वाला आदमी है, अगर उसको वर्क के बराबर का पैसा नहीं मिल रहा, मतलब जितना जिस तरीके से वो वर्क कर रहा है अगर उतना उसको पैसा ठीक ठाक नहीं मिल रहा है, पैसे में कटौती हो रही है, तो आप ये मान के चलिएगा कि वो समाज विकासशील है या अर्ध विकसित है। ठीक है, ये अनुमान लगाया जा सकता है। आगे लिखते हैं यहाँ पे कि समाज की वास्तविक स्थिति का, क्या मेरे प्यारे दोस्त, समाज की वास्तविक स्थिति का पता वहाँ के श्रमिकों की स्थिति से को देख कर लगाया जाता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि आप किसी भी समाज की अगर वास्तविक स्थिति को जानना चाहते हैं तो वहाँ के जो श्रमिक हैं उनकी स्थिति को देखिए और एक आप मोटी मोटा अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए इस व्याख्या में श्रमिकों को आधार मानकर विकासशील समाज की विवेचना की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। अभी इसमें और भी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त, कि प्रोफेसर सेमुलेशन, क्या कौन मेरे प्यारे दोस्त, प्रोफेसर सेमुलेशन ने आर्थिक आधार पर विकासशील समाज की व्याख्या करते हुए लिखा है कि साधारणतया एक विकासशील राष्ट्र वह है जिसमें प्रति व्यक्ति आय ऐसे राष्ट्र जैसे कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा पश्चिमी यूरोप के प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम हो। ठीक है, कौन बताते हैं, आपके सिमुलेशन जी बताते हैं कि हम विकासशील या अर्ध विकसित समाज उसी को कहेंगे जिनके उस समाज के व्यक्ति की जो प्रति व्यक्ति आय होती है मेरे भाई दोस्त, वो आय कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की प्रति व्यक्ति आय से जब कम होगी तो उसको हम अर्ध विकसित समाज या विकासशील समाज कह देंगे। ऐसे राष्ट्र में आय के स्तर में पर्याप्त सुधार करने की क्षमता होती है। मतलब कह रहे हैं कि क्या हो, आय का स्तर जो होता है उसको उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सुधार करनी होगी। ठीक है, आगे लिखते हैं कि यह व्याख्या संयुक्त राष्ट्र संघ की व्याख्या से मिलती जुलती है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कुछ इसी प्रकार की ही व्याख्या जो है विकासशील समाज की दी है। चलिए आगे आपको लिखना होगा प्रौद्योगिकीय विशेषताएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपका उसमें क्लियर, दो क्वेश्चन थे, एक प्रौद्योगिकी विशेषताएं भी बतानी थी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रौद्योगिकीय विकास की कमी। पहले तो हम कमी देखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे विकासशील समाजों में प्रौद्योगिकीय विकास की कमी है। कैसी है, प्रौद्योगिकीय विकास की क्या है, कमी है इन समाज में। जब क्या मेरे प्यारे दोस्त, इन समाज में अब भी कुटीर उद्योग धंधों के विकास पर बल दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि ये समाज ऐसे होते हैं यहाँ पे कुछ बड़ा नहीं सोचते हैं, छोटे छोटे धंधे करते रहते हैं, व्यापार करने रहते हैं। वो थोड़ा बड़ा सोचें और अपने शहर से, अपने समाज से दूर हटने का प्रयास करें, बाहर के समाजों में भी घुसने का प्रयास करें, लेकिन ऐसा वो लोग नहीं करते, ये कमी पाई जाती है। दूसरा आप लिखेंगे प्रौद्योगिकी ज्ञान की कमी। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे कि इन समाज में प्रौद्योगिकीय विकास के क्षेत्र में नए नए तत्व धीमी गति से आते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो कुछ भी नया प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में जुड़ता है वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, जिस जो समाज है, विकासशील समाज है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाता है, बहुत धीमी गति से आता है। शायद ही कोई ज्ञान विकासशील देश द्वारा इस क्षेत्र में अन्य देशों को दिया जाता हो। मतलब कह रहे हैं कि शायद ही कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि विकासशील समाज जो था या विकासशील जो देश था वहाँ से कोई ज्ञान दूसरे विकसित समाज ने उठाया हो। ठीक है, अक्सर यही होता है कि विकसित समाज से कोई ज्ञान हुआ, कोई नॉलेज मिली, उसको उठा लेते हैं कौन लोग, ये आपके विकासशील लोग। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा इसके विपरीत अन्य देशों से ही ये ज्ञान विकासशील देशों द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में पुरस्कार अधिकांशतः विकसित देशों के वैज्ञानिक ही पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखते भी हैं कि जो प्रौद्योगिकी विकास का क्षेत्र होता है उसमें जो पुरस्कार मिलता है वो आप अधिकतर देखेंगे कि वो जो पुरस्कार होता है वो विकसित समाज या विकसित देश के वैज्ञानिक ही पाते हैं, विकासशील वाले बहुत कम पाते हैं। ठीक है, तीसरा आप लिखेंगे परंपरागत उत्पादन विधि। ठीक है, इसमें ये होता है कि विकासशील देशों में उत्पादन का तरीका परंपरागत है। मतलब दादा परदादा जैसे रस्सी बनाते आए थे वैसे अब भी रस्सी बना रहे हो तुम बैठ के। ठीक है, तो ये परंपरागत होता है। यही कारण है कि उत्पादन की शक्तियां जैसे मशीन, ठीक है, कल पुर्जे आदि भी अपने स्वभाव को बनाए रखते हैं। क्या करते हैं, स्वभाव को बनाए ही रखेंगे। सीधी सी बात है, जैसे गेहूं काटने वाली मशीन आ गई है। ठीक है, गेहूं दाया जा रहा है अच्छे से, अब तुम क्या कर रहे हो, गेहूं खुद बैठ के काट रहे हो, फिर उसको डंडे से पीट पीट के निकाल रहे हो, फिर उसको साफ करोगे।
क्या मतलब बनता है? तो आप वैसे ही रहोगे, आगे नहीं बढ़ सकते हो। यदि उनमें परिवर्तन की बात होती है तो कर्मचारी या श्रमिक उनका विरोध विरोध करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर उसमें कोई परिवर्तन करने के लिए मालिक सोचता भी है तो जो कर्मचारी लोग होते हैं वो विरोध करने लगते हैं। उसको बताने लगते हैं ये नहीं सही है, इससे ये होगा, ये नुकसान होंगे, वो नुकसान होंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है? मतलब उनको वो सोचते हैं कि अगर ये चीज़ें मशीनें आ गई तो हमारा रोज़गार छिन जाएगा। तो इसलिए वो उनका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। स्वचालितकरण की प्रक्रिया, क्या मैं पाए दोस्त, स्वचालितीकरण की प्रक्रिया अब भी विकासशील देशों में स्वप्न है। ठीक है? यहाँ कुल उत्पादन की मात्रा कम है। स्वचालितकरण यहाँ पे बता रहे हैं, इस शब्द का मतलब ये हुआ कि जो खुद से काम कर ले रही हो। एक बार आपने किसी चीज़ को स्टार्ट कर दिया, जैसे पहले लोग कुआं से पानी भरते थे, फिर नल से भरने लगे। अब क्या सिस्टम आ गया, एक जाके बटन स्विच ऑन कर दो, मोटर चल गया, पानी गम 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 खुद निकल रहा है। ठीक है? तो वो स्वचालित है, खुद से पानी निकालना है, जितना पानी की जरूरत है निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो वहां से स्वचालित प्रक्रिया है, कह रहे हैं विकासशील के लिए वो क्या होता है, केवल एक स्वप्न मात्र रहता है। वहां के लोग केवल सपने में ही देखते हैं, उसको प्रैक्टिकली नहीं लाना चाहते हैं। यहाँ कुल उत्पादन की मात्रा क्या हो जाती है, इसी के कारण से कम हो जाती है। ठीक है? और देखते हैं चौथा नंबर हेडिंग यहाँ पे बताई गई है, बताया गया है कि यातायात तथा संचार के साधनों का कम विकास। मतलब बताते हैं कि जो यहाँ पे यातायात होते हैं और जो संचार के साधन होते हैं, इनका विकास भी कम होता है। विकासशील समाज में यातायात तथा संचार के साधन विकसित नहीं है। कैसे हैं? विकसित नहीं है। चिट्ठी अभी भी लिखी जा रही है इस तरीके से। ठीक है? आगे लिखते हैं, अब भी इन समाजों में वही परंपरागत यात्रा तथा संचार के साधनों का प्रयोग होता है। ये बताते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि अभी भी वही चीज़, जैसे यातायात के लिए मान लीजिए अब मोटरसाइकिल आ गई, फिर भी आप साइकिल से चल रहे हो। ठीक है? तो पैदल चल रहे हो, अभी तक तुमने साइकिल चलाना नहीं सीखा, या ट्रेन का ज़माना है तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से साइकिल से उठा के 150-150 किलोमीटर चले जा रहे हो। तो ये भाई मूर्खता हो जाती है ना एक प्रकार से। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ का जो यातायात है, संचार का जो माध्यम है, बात करना है आपको, किसी को कोई बात कहलवानी है तो आप चिट्ठी भेज रहे हो लिख के। अरे फ़ोन हो गया, फ़ोन मिलाओ डायरेक्ट, अब तो फेस टू फेस बात हो जाती है, वीडियो कॉल पे बात हो जा रही है। तो वो नहीं करते हैं, तो उनका प्रयोग नहीं करते हैं, तो इस कारण से दिक्कत में आ जाते हैं। भारतवर्ष में अब भी हम साइकिल युग में हैं। मतलब कह रहे हैं कि भारतवर्ष में देखें तो अभी भी हम साइकिल युग में चल रहे हैं। मतलब यहाँ पे जैसे कि अच्छे प्रोडक्ट हैं जो कि अपडेट हो चुके हैं, उनका प्रयोग हम नहीं कर पा रहे, इसीलिए साइकिल युग कहते हैं इसको। ठीक है? जबकि विकसित राष्ट्र अमेरिका में रॉकेट युग तक पहुंच चुके हैं। मतलब कह रहे हैं जो विकसित देश है वो क्या यहाँ तक पहुंच चुके हैं, रॉकेट, और हम लोग साइकिल देश में अभी साइकिल युग में चल रहे हैं। संचार के साधनों में विकास की कमी के कारण इन समाज का दूरस्थ समाजों से संपर्क नहीं हो पाता। मतलब कह रहे हैं जो संसाधन है या संचार का जो साधन है, उनके कम होने के कारण, कमी होने के कारण मेरे प्यारे दोस्त, हम बाहरी जो समाज हैं, दूसरे समाज हैं, उनसे बहुत कम संपर्क में आ पाते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए संचार का साधन नहीं है और आपको जो है दिल्ली फ़ोन मिलाना है, कहाँ से दिल्ली में बात करनी, कहाँ से बात कर पाओगे? उसके लिए आपके पास फ़ोन होना चाहिए, तो आपको फ़ोन खरीदना पड़ेगा। ठीक है? तो इस प्रकार से आई होप ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, विकास के समाजशास्त्र, क्या मेरे प्यारे दोस्त, विकास के समाजशास्त्र की प्रकृति की विवेचना कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि विकास के समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। कैसी है? वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। इसके अंतर्गत अध्ययनार्थ सामाजिक तथ्यों को वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है? फिर आगे लिखते हैं, वैज्ञानिक विधि से पर्याप्त उस विधि से है जिसमें किन्हीं सुनिश्चित चरणों का प्रयोग होता है। ठीक है? कहते हैं कि यहाँ पे जो हम वैज्ञानिक विधि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसका तात्पर्य हम कुछ इस विधि से लेंगे जहाँ पर सुनिश्चित चरण होते हैं। मतलब इसके बाद यही होगा और इसके बाद जब ये आप करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, ये कन्फर्म होता है। ठीक है? तो जब हम उनका प्रयोग करते हैं तो उसको हम वैज्ञानिक विधि कह देते हैं। यदि अध्ययन इन चरणों से होकर गुजरता है तो हम कहेंगे कि अध्ययन या अध्ययन की प्रकृति वैज्ञानिक है। ये चरण यहाँ पे बताए गए हैं। पहले कौन कौन 4 चरण यहाँ पे बताए गए हैं। पहला चरण बताया गया है कि समस्या का निरूपण। ठीक है? पहले का समस्या क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा अवलोकन, अवलोकन के बारे में व्याख्या हम उसकी करेंगे। तथ्य संग्रह, ठीक है, उसके जो मोटी मोटा जानकारी होती है कि किन कारणों से हुआ, कौन कौन से तथ्य थे जिनके कारण से ये हुआ, तो उनकी हम उनको इकट्ठा करेंगे। तथ्य संग्रह, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण, मतलब कह रहे हैं फिर उनको हम बांटेंगे। ठीक है? जैसे कोई भी समस्या है उसको फिर धीरे धीरे करके जब कारण पता चल जाएंगे तो कुछ कारण ये थे तो ये क्षेत्र से थे, कुछ कारण ये थे तो वो इस क्षेत्र से थे। ठीक है? इस फील्ड से थे। तो इसको हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे और उसका सामान्यीकरण करेंगे। ठीक है? चलिए यहाँ पे आगे लिखते हैं, विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत जिन सामाजिक तथ्यों का हम अध्ययन करते हैं
करते हैं उसे इसी विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? इसी विधि द्वारा हम प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम आधुनिकीकरण, क्या मेरे पास दोस्त, आधुनिकीकरण पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करना चाहते हैं तो यह सामान्यीकरण सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं कि शिक्षा आधुनिकीकरण में सहायक है, तो उसे हम उपयुक्त वर्णित स्तरों के माध्यम से ही अंतिम रूप में स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे। आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे? एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ। फिर आगे आप लिखेंगे कि विकास का समाजशास्त्र, क्या? विकास का समाजशास्त्र आर्थिक विधि के अध्ययन के साथ साथ संपूर्ण सामाजिक संबंधों में सुधार के अध्ययन से भी संबंधित है। मतलब कह रहे हैं कि जो विकास का समाजशास्त्र है ये आर्थिक वृद्धि, मतलब आप रुपए पैसे से मजबूत हों, इसके साथ साथ अगर देखें यही ही नहीं, इसके साथ साथ जो है वो संपूर्ण सामाजिक संबंध, जितने भी समाज से संबंध होते हैं उन सब का अध्ययन करता है। क्या करता है? उन सब का अध्ययन करता है, उनके सुधार, उनमें सुधार भी करता है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे आर्थिक विधि का अध्ययन पूरी तरह वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। कैसा किया जाता है? वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। सामाजिक संबंधों का अध्ययन भी हम वैज्ञानिक रूप से करते हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं ऐसा नहीं कि आर्थिक जो आपका आर्थिक वृद्धि है उसी का अध्ययन ही वैज्ञानिक रूप से करते हैं, जो सामाजिक संबंध हैं उनका अध्ययन भी हम वैज्ञानिक रूप से करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक विधि के समस्त आवश्यक चरण, जैसे समस्या का निरूपण, कल्पना का निर्माण, ठीक है, उसके बाद अवलोकन, तथ्य संग्रह, वर्गीकरण, सामान्यीकरण तथा सामान्यीकरण के सत्यापन का प्रयोग अनिवार्य रूप से प्रत्येक अध्ययन में किया जाए। ठीक है, मतलब कह रहे हैं इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो 4 चरण आपके बताए गए हैं उन चारों चरण से उन चीजों को गुजारा जाए। ठीक है, आगे लिखते हैं कि विकास का समाजशास्त्र अपने को वैज्ञानिक बनाने में इन्हीं वैज्ञानिक चरणों के प्रयोग पर बल देता है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपका विकास का समाजशास्त्र है वो खुद को वैज्ञानिक बनाने के लिए इन्हीं 4 चरणों पे क्या करता है? अपने आप को प्रयोग करने पर बल देता है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, आपको बताना है और इसकी विशेषताएं आपको बतानी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद तथा समाजवाद के लाभों से मिश्रित है। मतलब कह रहे हैं एक तो आपका पूंजीवाद होता है, एक समाजवाद होता है, और इन दोनों को मिलाकर जो है जो बनती है अर्थव्यवस्था उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कह देते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं कि यह व्यवस्था दोनों व्यवस्थाओं के बीच का मार्ग अपनाती है। मतलब कह रहे हैं कि ना तो पूंजीवाद में ही है ना समाजवाद में है। ठीक है, वो दोनों के बीच का एक रास्ता होता है मिश्रितवाद। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व रहता है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे जैसे आप पूंजीवाद जो होता है वो आपका क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो आपका इंडिविजुअल होता है। मान लीजिए आपके पास पैसा है तो वो आपका ही पैसा है, दूसरे का पैसा नहीं है। और जो समाजवाद होता है उसमें ये होता है कि आप मान लीजिए आपने पैसा कमाया, अब आपको जितनी जरूरत है आप रखिए, अपना काम चलाइए, उसके बाद का जो पैसा है वो लोगों में बांटिए। ठीक है, ये समाजवाद हो जाता है। और जो समाजवाद मिश्रितवाद होता है उसमें जो होता है कि आप पैसा कमा रहे हैं, अपने पास भी रख रहे हैं और मन कर रहा है तो आप बांट भी रहे हैं, वहां पे आप बाध्य नहीं होंगे। तो ये दोनों का प्रयोग करेगा। और यहाँ पे लिखते हैं दोनों क्षेत्र आपसी प्रतियोगिता, क्या मेरे प्यारे दोस्त, दोनों क्षेत्र आपसी प्रतियोगिता को समाप्त करते हुए अपने अपने क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करते हैं और दोनों का उद्देश्य मानव कल्याण में वृद्धि करना है। मतलब कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं कि आपसी जो प्रतियोगिता होती है कि मतलब पहले मैं आगे चलूंगा, या हमारे पास समाजवाद सोचे कि बस समाजवाद ही हावी हो जाए, या पूंजीवाद सोचे मैं ही हावी हो जाऊं, ऐसा नहीं होता है। दोनों लोग सामंजस्य बना के रखते हैं और सफलतापूर्वक दोनों कार्य करते हैं और दोनों का उद्देश्य एक ही होता है कि मानव का कल्याण हो। ठीक है, आगे लिखते हैं वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्था का लिखते हैं वास्तव में मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन विवरण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उत्पादन वितरण एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रम पूरी तरह से न सरकार के हाथ में होते हैं न उद्यमियों के हाथ में होते हैं। ठीक है, मतलब बताते हैं, जैसे आप देखते हैं पूंजीवाद में जो वहाँ का कार्यक्रम होता है, आर्थिक विकास का जो कार्यक्रम होता है वो पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है। समाजवाद में जो है वो सरकार के हाथ में चला जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है ना, तो पूर्ण रूप से ये जो है पूंजीपतियों के पास ही रहता है और ना ही मेरे प्यारे दोस्त ये सरकार के पास रहता है। आगे लिखते हैं कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक विकास के लिए सरकार और
साहसी दोनों ही समान रूप से सहयोग देते हैं। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सरकार भी सहयोग देती है और जो पूंजीपति लोग होते हैं वो भी अपना सहयोग देते हैं, दोनों लोग बराबर सहयोग अपना लगाते हैं, कोई एक हावी नहीं होता है। आगे लिखते हैं, प्रोफेसर हेंस ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को द्विक अर्थव्यवस्था तथा प्रोफेसर लार्नर ने नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहकर पुकारा है। ठीक है, तो आप ध्यान भी रखिएगा, क्वेश्चन बन भी सकता है कि द्विक अर्थव्यवस्था जो है किसने कहकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को पुकारा है, तो आप ध्यान में रखेंगे प्रोफेसर हेंस ने। और बात करें लार्नर ने जो है उसे नियंत्रित अर्थव्यवस्था के नाम से पुकारा है। प्रोफेसर हेंस ने मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजन एवं सरकारी क्षेत्र के संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकारी क्षेत्र योजना की अनुपस्थिति में कुछ सफलता प्राप्त कर सकता है, परंतु किसी योजना का सरकारी क्षेत्र में अनुपस्थिति में एक कागजी योजना रहना संभव है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख पाएंगे। आगे आपको लिखना होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, मेरे प्यारे दोस्त, हेडिंग डालेंगे और इसमें आप लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला बताया गया है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का एक साथ होना। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें निजी क्षेत्र तथा साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की भी कार्य करता है। सरकार दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए हर प्रकार का प्रयत्न करती है। निजी क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाता है, परंतु सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए। मतलब कह रहे हैं कि निजी जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं आपके मेरे प्यारे दोस्त, जो आपके निजी क्षेत्र होते हैं उनको अच्छे से खुली रूप से छूट दी जाती है कि आप आराम से कार्य करो, लेकिन उसके लिए उनको ये भी ध्यान में रखना रहता है कि सार्वजनिक कोई भी नुकसान ना पहुंचने पाए। ठीक है, चलिए आगे आपको लिखना होगा यहाँ पर कि निजी क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से ये हो गया, परंतु सार्वजनिक को ध्यान में रखते हुए उस पर नियंत्रण भी लगाए जा सकते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई सार्वजनिक चोट पहुंच रही है या किसी को नुकसान हो रहा है तो उस पर रोक भी लगाया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र में उन उद्योगों को रखा जाता है जिनका संचालन निजी क्षेत्र में कठिनाई से होता है। मतलब कह रहे हैं जिनका संचालन निजी क्षेत्र में नहीं हो पाता है उसको उठा के ये लोग क्या करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में रख देते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक उद्देश्य के गोपनीय उद्योग भी इस क्षेत्र में रखे जाते हैं। आगे लिखते हैं, इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र आपस में तालमेल बनाते हुए अपना अपना कार्य करते हैं। दूसरा नंबर आप लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप नियोजित होता है। इसमें आप लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था एक अनुसंबद्ध व्यवस्था है। इसमें पूर्व नियोजित व्यवस्था के साथ साथ नियंत्रण लगाए जाते हैं। यदि सरकार मनमाने नियंत्रण लगाने की चेष्टा करती है तो निजी क्षेत्र का अस्तित्व क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, समाप्त हो जाता है। और आगे आप लिखेंगे और पूंजीवाद के लाभ समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है मेरे प्यारे दोस्त, अनुशासनबद्धता है। क्या है, अनुशासनबद्धता है। अमेरिका में भी सार्वजनिक क्षेत्र को अपनाया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, अपनाया गया है। यहाँ नदी घाटी योजना, गोला बारूद बनाने के कारखाने आदि ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग धंधे हैं जिनका संचालन सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाता है, परंतु यहाँ आर्थिक नियोजन के अभाव में उस अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं कहा जा सकता। मिश्रित अर्थव्यवस्था तो आर्थिक नियोजन के द्वारा पूर्व निश्चित आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करती है। ठीक है, तीसरी नंबर हेडिंग आप डालेंगे पूंजीवाद व समाजवाद के प्रमुख मुख्य तत्व। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे तो लिखेंगे इसमें आप मेरे प्यारे दोस्त कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद तथा समाजवाद के मिश्रित गुण पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए निजी क्षेत्र के लाभ भावना रहती है। क्या होती है, क्षेत्र में लाभ भावना रहती है जो पूंजीवाद की प्रमुख विशेषता है। सार्वजनिक क्षेत्र में संपत्ति पर समाज का अधिकार होता है, इसीलिए इस व्यवस्था में समाजवाद के लाभ प्राप्त कर लिए जाते हैं। ठीक है, इतना होते हुए भी मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद व समाजवाद से भिन्न होती है, क्योंकि निजी क्षेत्र में होते हुए भी इसे एक सीमा के बाद पूर्ण रूप से अनियंत्रित नहीं छोड़ा जा सकता है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद व समाजवाद दोनों का तालमेल रहता है। चौथा नंबर आप लिखेंगे धन। सोचेंगे सर आप इतना जल्दी जल्दी पढ़ाने, क्योंकि भैया एक काम आ गया है तो थोड़ा जल्दी खींचना पड़ रहा है। लिखेंगे इसमें धन के समान वितरण की व्यवस्था। इसमें आप लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत धन के अधिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, धन के अधिक समान वितरण की व्यवस्था की जाती है तथा आर्थिक समानताओं को दूर करने के लिए भरसक
प्रयत्न किया जाता है, मतलब जितना भी हो सकता है उतना वो प्रयत्न करते हैं। इस दृष्टि से एकाधिकारी शक्तियों एवं प्रवृत्तियों को इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नियंत्रित किया जाता है। 5वीं नंबर हेडिंग डालेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसमें आप लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहती है, किंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक हित की दृष्टि से सीमित कर दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं दी जाती है कि जो आपको क्या कर सके मेरे प्यारे दोस्त, इतनी भी नहीं दी जाती है जो सामाजिक क्या बोलते हैं, हाँ, सामाजिक हित को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप 5वां नंबर प्रश्न लिखेंगे कि आर्थिक विकास एवं मानव विकास से से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहली हेडिंग आर्थिक विकास, और उसमें लिखेंगे आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कम आय वाली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के में बदली जाती हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे और इसके विकास की जिम्मेदारी सामाजिक और राजनीतिक कारक, मानव संसाधन, भौतिक पूंजी, प्राकृतिक संसाधन, भौतिकी एवं 3 क्षेत्रों जैसे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर करती है। अगर इसके विकास पर उचित ध्यान दिया जाए तो उभरती अर्थव्यवस्था भी आधुनिक अर्थव्यवस्था बन जाती है। अर्थात आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी देश का राज्य व्यक्ति आय में एक लंबी अवधि तक वृद्धि होती है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे आर्थिक विकास का प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था के क्या मेरे प्यारे दोस्त, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। दूसरी हेडिंग आप डालेंगे मानव विकास, और इसमें आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि मानव विकास से हमारा अभिप्राय जीवन स्तर की उन्नति, स्थिति और प्रगति से है। ठीक है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, रोजगार तथा जनता के कल्याण आदि के अवसरों को वृद्धि दी जाती है। ठीक है, अवसरों में वृद्धि हो तथा विकास एवं पर्यावरण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, विकास व पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चले, और सामान्यतः अपनी आवश्यकता, योग्यता व रुचि के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था में सम्मिलित हो। मानव विकास को 3 महत्वपूर्ण पक्ष में बांटकर अग्रम अध्ययन किया जाता है। यही मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे आप लिखेंगे भी, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, पहला दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, दूसरा आप लिखेंगे शिक्षा का प्रचार, और तीसरा आप लिखेंगे संसाधनों तक पहुंच। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे करके जो है 6ठे नंबर से क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।